हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 13 और 14 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 8 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो गगनयान मिशन से संबंधित है। तो गगनयान मिशन के लिए दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट हाल ही में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। ये महत्वपूर्ण परीक्षण जो है ये भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन जो कि गगनयान है, इसकी तैयारियों का एक हिस्सा है। इस परीक्षण के दौरान एक चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई से एक सिम्युलेटेड क्रू मॉड्यूल को नीचे गिराया गया, जिसके माध्यम से पैराशूट आधारित लैंडिंग प्रणाली और रिकवरी ऑपरेशंस की प्रभावशीलता को परखा गया। तो गगनयान मिशन के सक्सेसफुल होने के लिए उसके लॉन्च होने के पहले ये सारे परीक्षण किए जा रहे हैं, ताकि जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए उनसे निपटा जा सके। ये IADT-2 टेस्ट जो है, इसका मुख्य मकसद क्रू मॉड्यूल के सुरक्षित नीचे उतरने और लैंडिंग की क्षमता का मूल्यांकन करना है। इस अभ्यास में एक नकली 5.7 टन वजनी क्रू मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया, जिसका वजन गगनयान जीवन मानव रहित मिशन के लिए तय किए गए मॉड्यूल के वजन के बराबर था। और इस मॉड्यूल को इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से उठाया गया और श्रीहरिकोटा के पास एक तय सी ड्रॉप जोन के ऊपर छोड़ दिया गया। तो ये गगनयान मिशन की तरह इसका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में इसका परीक्षण संपन्न किया गया है, सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये सेकंड फेज भी इस टेस्ट का सेकंड फेज। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नासा से संबंधित है। तो नासा ने हाल ही में ओरियन अंतरिक्ष यान के सुरक्षित रूप से पानी में उतरने के साथ ही आर्टेमिस 2 मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आर्टेमिस 2 मिशन के बारे में हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था, तो आपको इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेनी होगी तो आप पीछे वाला वीडियो हमारा देख सकते हैं। इस अंतरिक्ष यान को कैलिफोर्निया के तट से दूर प्रशांत महासागर में उतारा गया और ये चंद्रमा के चारों ओर 10 दिन की यात्रा के बाद 4 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लेकर आया। ये जो मिशन है, इसके तहत अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के सतह पर नहीं उतरे, बल्कि चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए उसके बारे में जानकारी इकट्ठा किए। ये मिशन पिछले 5 दशकों में पहला मानव युक्त चंद्र मिशन है और ये मानव अंतरिक्ष उड़ान के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत का संकेत देता है। आर्टेमिस 2 मिशन के दौरान ओरियन अंतरिक्ष यान पृथ्वी से 4,06,778 किलोमीटर के अधिकतम दूरी तक पहुंचा और इस तरह इसने अपोलो 13 के ज्ञात रिकॉर्ड को भी 6,600 किलोमीटर से अधिक के अंतर से पीछे छोड़ दिया है। इस मिशन के तहत कुल 6,94,481 मील यानी कि 1.12 मिलियन किलोमीटर की यात्रा तय की गई, जो लंबे समय तक गहरे अंतरिक्ष में यात्रा करने की क्षमता को दिखाता है। और इस मिशन का जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है, उसमें से एक पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करना था। ओरियन अंतरिक्ष यान लगभग 11 से 12 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी कि 40,000 से 42,000 किलोमीटर प्रति घंटा के अत्यधिक तेज गति से भारतीय वायुमंडल में प्रवेश किया। तो ये नासा के मिशन से संबंधित था। नेक्स्ट टॉपिक गुजरात पुलिस के एक पहल से संबंधित है। तो गुजरात पुलिस ने नेरिट AI यानी कि नारकोटिक्स एनालिसिस और रैग आधारित जांच टूल इसको लॉन्च किया है। इसके साथ ही भारत की पहली ऐसी कानून प्रवर्तन एजेंसी बन गई है जिसने नारकोटिक्स से जुड़े मामलों के लिए इतनी उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल किया है। तो गुजरात पुलिस ऐसा करने वाली भारत की पहली कानून प्रवर्तन एजेंसी बन गई है। इस अभिनव टूल को अधिकारियों की मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि वे NDPS यानी कि नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ के दायरे में आने वाले जटिल मामलों को बेहतर ढंग से संभाल सके। नेरिट AI जो है, ये रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन रैग, जैसा कि ऊपर मैंने बताया, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन
इस पर आधारित एक सिस्टम है और इसे वडोदरा में पश्चिमी रेलवे पुलिस द्वारा मुंबई स्थित एक एआई स्टार्टअप के सहयोग से विकसित किया गया है। नैरिट एआई करेगा क्या? तो ये केस के रॉ डाटा को ऐसे कानूनी निष्कर्षों में बदल देगा जिन पर कार्रवाई की जा सके। जैसे अगर कोई अधिकारी सिस्टम में एफआईआर की कॉपी अपलोड करता है तो ये टूल मामले का विस्तार से विश्लेषण करता है, एक व्यवस्थित जांच रिपोर्ट तैयार करता है और मामले की मजबूतियों और कमजोरियों दोनों को पहचान करके आपको बता देगा। नैरिट एआई को विशेष रूप से एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत आने वाले मामलों के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये जो अधिनियम है ये भारत के सबसे सख्त कानूनों में से एक है जो भारत में नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों से निपटता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि नैरिट एआई टूल किसने लॉन्च किया है तो गुजरात पुलिस ने। नेक्स्ट टॉपिक आरबीआई से संबंधित है। तो आरबीआई ने एक मध्यम अवधि का रणनीतिक ढांचा लॉन्च किया है जिसे उत्कर्ष 2029 नाम दिया गया है। ये ढांचा अप्रैल 2026 से मार्च 2029 तक की अवधि को कवर करेगा और इस रोड मैप का जो मुख्य जोर होगा वो डिजिटल वित्त को मजबूत करने, रुपए के वैश्विक एकीकरण और समावेशी ऋण पहुंच पर होगा और इसके साथ ही इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती तकनीकों का लाभ उठाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उत्कर्ष 2029 का एक मुख्य और महत्वपूर्ण विचार जो है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इसका विस्तार करना है। आरबीआई का लक्ष्य है कि इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जाए, विशेष रूप से सीमा पार भुगतानों के लिए, ताकि लेन देन को अधिक तेज और कम खर्चीला बनाया जा सके। इसके अलावा ये जो फ्रेमवर्क है ये प्रोजेक्ट सामुद्रा की प्रगति को भी उजागर करेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य मुद्रा प्रबंधन प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना है और इसमें मैनुअल प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करना और इसके साथ ही भौतिक तथा डिजिटल मुद्रा के प्रबंधन में दक्षता में सुधार लाना शामिल है। आरबीआई यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस यानी कि यूएलआई का विस्तार करने की भी योजना बना रहा है। ये है क्या यूएलआई? तो इस प्लेटफॉर्म को ऋण तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और विशेष रूप से उन लोगों और ग्रामीण आबादी के लिए जिन्हें अक्सर ऋण मिलने में कठिनाई होती है। उत्कर्ष 2029 पहल जो है आरबीआई का ये 6 प्रमुख स्तंभों पर काम करेगा। कौन कौन से? तो स्थिरता और नवाचार सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नियम कानून, ग्राहक केंद्रित और समावेशी वित्तीय दृष्टिकोण, प्रतिस्पर्धी वित्तीय बाजार, इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग, भविष्य के लिए संगठनात्मक ढांचा और भारत की वित्तीय प्रणाली का वैश्विक एकीकरण। तो इन 6 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है ये उत्कर्ष 2029 और इन सभी स्तंभों का सामूहिक उद्देश्य जो है एक संतुलित वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। तो इसी उद्देश्य से ये उत्कर्ष 2029 शुरू किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक गुजरात का मुंद्रा पोर्ट से संबंधित है। तो गुजरात का मुंद्रा पोर्ट भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब के रूप में उभरा है और इस पोर्ट ने एक ही जहाज से 6008 कारों को भेजकर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इस पोर्ट का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसका संचालन करता है और ये उपलब्धि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाती है। ये जो उपलब्धि है ये पोर्ट के उन्नत रोल ऑन रोल ऑफ यानी कि रोरो टर्मिनल की वजह से संभव हो पाया है। रोरो टर्मिनल क्या होता है? तो ये एक खास तरह का बंदरगाह सुविधा होता है जहाँ वाहनों को सीधे जहाज़ों पर चढ़ाया जाता है और लैंडिंग के लिए किसी क्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए इस रोरो टर्मिनल का यहाँ पे यूज किया गया है। इस पोर्ट पे ये टर्मिनल अवेलेबल है जिसकी वजह से वाहनों को चढ़ाना उतारना काफ़ी आसान हो जाता है। देश का ऑटोमोबाइल निर्यात क्षेत्र जो है यानी कि भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात क्षेत्र ये लगातार विकास कर रहा है और इस विकास को किन बातों का समर्थन मिला है, किन कारणों से ये विकास कर रहा है? तो भारत में बने वाहनों के वैश्विक मांग में वृद्धि हो रही है,
वाहनों की प्रतिस्पर्धी कीमतों और गुणवत्तापूर्ण निर्माण की वजह से, और साथ ही बढ़ते हुए व्यापारिक नेटवर्क की वजह से। तो इन वजहों से भारत जो है वो ऑटोमोबाइल निर्यात क्षेत्र में लगातार वृद्धि कर रहा है। भारत के ऑटोमोबाइल कहाँ निर्यात किए जाते हैं, मुख्य गंतव्य कौन कौन से हैं? तो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व और यूरोप, इन क्षेत्रों में मेनली भारतीय ऑटोमोबाइल्स का निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है और बहुत दुखद घटना से संबंधित है। जालियांवाला बाग हत्याकांड, आप लोग को पता होगा, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और उसी दुखद घटना की स्मृति में भारत में हर वर्ष जालियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था? तो वहाँ बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में वहाँ के लोग डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे उस जालियांवाला बाग हत्याकांड में। तभी उन पे ब्रिटिश जो वहाँ के उस समय जनरल थे आर डायर, उन्होंने गोलियां चलवा दी और गोलियां तब तक चलवाई जब तक उनके पास गोली बारूद ये सब ख़त्म नहीं हो गया। उस बाग से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, उस रास्ते को भी बंद कर दिया गया था। लोग उसके जो बाउंड्री थे वो बहुत ऊंचे ऊंचे बाउंड्री थे, उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब भी गोली मारी जा रही थी। मतलब छोटे बच्चे, औरत, बूढ़े, किसी को भी बख्शा नहीं गया था, सब पे गोलीबारी की गई थी, लगातार गोलीबारी की गई थी, जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी और काफ़ी सारे लोग घायल भी हुए थे। ब्रिटिश अनुमान के अनुसार कुल मृतकों की संख्या मात्र 291 थी, लेकिन भारतीय अनुमान के अनुसार 500 से ज़्यादा लोग की मौत हुई थी और 1000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए थे। तो उसी दुखद घटना के स्मृति में ये हर साल हम लोग उस दिन को याद करते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड को, 13 अप्रैल के दिन। और इस नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी और जो सरकार के द्वारा कमीशन का गठन किया गया था इसके जांच के लिए, उसका नाम था हंटर कमीशन। तो ये हिस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा लोग। नेक्स्ट टॉपिक भी दुखद टॉपिक है, भारतीय संगीत जगत से संबंधित है। तो महान प्रतिष्ठित और राष्ट्र की आवाज़ आशा भोसले जी का निधन हो गया है। 12 अप्रैल 2026 को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है और उनका जो निधन हुआ है वो मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर की वजह से हुआ है। आशा भोसले का अंतिम संस्कार 13 अप्रैल को शाम 4 बजे शिवाजी पार्क शमशान घाट में होगा और उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। आशा भोसले जी बहुत कम उम्र में 10 साल की उम्र से ही गायकी शुरू कर दी थी और उन्होंने हर तरह के गाने गाए, जैसे पॉप हुआ, गज़ल हुआ, फिर ये जो नॉर्मल गाने होते हैं या अलग अलग भाषा में जो गाने होते हैं, उन सभी तरह के गाने उन्होंने गाए हैं और हर क्षेत्र में काफ़ी अच्छा किया है। उनके जो पति थे बर्मन साहब, उनके साथ मिलकर उन्होंने कई एल्बम भी लॉन्च किए हैं। तो अब उनके सफ़र का खात्मा हो चुका है, उनका निधन हो चुका है आशा भोसले जी का। नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 12 अप्रैल 2026 को सिएटल के डाउनटाउन क्षेत्र में ये अनावरण किया गया है और ये जो प्रतिमा है ये वेस्ट लेक स्क्वायर के हलचल भरे इलाके में स्थापित की गई है। ये प्रतिमा कांस्य से बनी हुई है और भारतीय आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक की विरासत का सम्मान करती है। इस प्रतिमा का निर्माण किसने किया है? तो भारतीय मूर्तिकार नरेश कुमार कुमावत, इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और इस प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो सिएटल की मेयर केटी विल्सन और भारतीय वाणिज्य दूत प्रकाश गुप्ता, इन दोनों ने संयुक्त रूप से इसका अनावरण किया है और ये प्रतिमा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ओर से सिएटल शहर को उपहार में दी गई है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद जो हैं, इन्होंने वर्ष 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपना पहला ऐतिहासिक भाषण दिया था
और इसमें उन्होंने हिंदू दर्शन और वेदांत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया था पहली बार। तो इनके पहले पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण किया गया है यूएसए के सिएटल के डाउनटाउन क्षेत्र में। ये हमारे आज के टॉपिक से मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।